नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीमती शशिकला सिन्हा, विभागाध्यक्ष इतिहास, शासकीय माता शबरी नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। आज मैं आप लोगों के समक्ष बीए भाग 1 इतिहास विषय के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास प्रारंभ से 1206 के अंतर्गत वर्धन वंश के विषय में थोड़ी चर्चा करूंगी। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात थानेश्वर दिल्ली के समीप स्थित एक श्रीगंज जनपद में एक नवीन राजवंश का आविर्भाव हुआ, जिसे वर्धन वंश कहा जाता है। महाकवि वाण ने लिखा है कि वर्धन वंश का आदि पुरुष पुष्यभूति था, किंतु हर्ष के अभिलेखों में पुष्यभूति का उल्लेख नहीं मिलता है। नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन के नामों का उल्लेख अभिलेखों से प्राप्त होता है। प्रभाकर वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र राज्यवर्धन उसका उत्तराधिकारी बना। राज्यवर्धन बहुत ही अधिक विवेकशील और कहना चाहिए कि सामान्य प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए वो शासन व्यवस्था संभालने में अपने आप को अक्षम मानते हुए वो ये चाहता था कि मैं संन्यास धारण कर लूं और मैं उत्तराधिकारी ना बनूं। किंतु उसी समय एक घटना घटती है कि उसके बहनोई गृहवर्मा की हत्या करके उसकी बहन को कन्नौज में बंदी गृह में डाल दिया जाता है। अतः उस असामान्य परिस्थिति में राज्यवर्धन को उत्तराधिकारी बनना पड़ा और उसने उसका बदला लेने के लिए वो राज्यवर्धन आगे बढ़ता है और उसको ये मालूम चलता है कि गौड़ नरेश शशांक ने उसका विरोध किया है, तो उसके पीछे वो उसकी हत्या करने के लिए जाता है। किंतु शशांक ने धोखे से इसकी भी हत्या कर दी, राज्यवर्धन की भी हत्या कर देती है। उसी समय उसकी बहन राजश्री जो है कन्नौज के कारागृह से निकल करके वो जंगल की तरफ चली जाती है। भाई की हत्या का समाचार मिलने के बाद हर्षवर्धन का सिंहासनारोहण होता है और वो गद्दी पर बैठता है। जिस समय वो गद्दी पर बैठता है उस समय उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी और उसके समय के इतिहास को जानने के लिए वाण की कृति हर्षचरित और उसके समय की प्रमुख घटना है हेनशांग का यात्रा विवरण, तो उसके द्वारा हमें हर्षवर्धन की जानकारी प्राप्त होती है। सिंहासन पर बैठने के बाद सबसे मुख्य रूप से उसके समक्ष जो समस्या थी, अपनी बहन राजश्री को कारागार से मुक्त करना और दूसरा शशांक को, जिसने उसके भाई की हत्या की थी, उसको दंड देना। तत्पश्चात कन्नौज और थानेश्वर के शासन व्यवस्था के संबंध में विचार विमर्श करना। सबसे पहले वो बहन को बचाने के उद्देश्य से सेना सहित कामरूप के शासक भास्कर वर्मा से मित्रता करके आगे बढ़ा। उसने ऐसे समय में राजश्री को बचाया जब वह चिता में कूदकर आत्महत्या करने वाली थी। चूंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजश्री ने भी भाई को इस बात के लिए आदेश दिया कि वो कन्नौज का सिंहासन भी स्वयं संभाल ले। इस प्रकार से हर्षवर्धन ने अपनी बहन के आग्रह पर कन्नौज और थानेश्वर दोनों के शासन को सम्मिलित कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। हर्ष के सैनिक अभियान उसने उसके पश्चात अपना दिग्विजय प्रारंभ किया और थानेश्वर व कन्नौज राज्यों को मिला लेने से हर्ष की गणना उत्तर भारत के शक्तिशाली राजाओं में होने लगी। हर्ष ने भारत की खोई हुई अपनी वास्तविक सत्ता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। सबसे पहले वो शशांक से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने सर्वप्रथम शशांक विजय की योजना बनाई। किंतु इतिहासकारों में इस बात को लेकर के मतभेद है। उनका कहना है कि शशांक के ऊपर, गौड़ के ऊपर हर्ष को विजय प्राप्त नहीं हो सकी थी। शशांक की मृत्यु के बाद ही उसके ऊपर उसको सफलता प्राप्त हुई है। दूसरा उसने जो विजय किया वो है वल्लभी का जो राज्य था वो पश्चिमी मालवा का प्रदेश उसमें सम्मिलित था, जो हर्ष और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के राज्य के बीच में स्थित था। अतः वल्लभी नरेश ध्रुवसेन को पराजित कर हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करा दिया। इस प्रकार से वल्लभी राज्य के ऊपर उसने विजय प्राप्त की।
उसके पश्चात उसका जो उस बहुत ही महान जो उसकी विजय यात्रा है वो है चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध। ये उसका बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान था, किंतु जैसा कि हेनसांग ने भी लिखा है कि हर्ष को इसमें सफलता नहीं मिली थी और पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध में वह पराजित हुआ था। इसके पश्चात उसने सिंध पर आक्रमण किया। यद्यपि सिंध एक स्वतंत्र राज्य था, किंतु फिर भी वो प्रभाकर वर्धन का शत्रु था, इसलिए उसने सिंध विजय भी किया। तत्पश्चात उसने कच्छ और सूरत पर विजय प्राप्त की, कागोद विजय की, बंगाल की खाड़ी तक अपने साम्राज्य को विस्तार किया, पंजाब, मिथिला और उड़ीसा तक उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। इतना ही नहीं, उसने विदेशों के साथ भी संबंध स्थापित किए। चीन, फारस और ईरान, यहाँ उन्होंने अपने राजदूत भेजा और यहाँ के शासकों को उपहार भेज करके उनके साथ मैत्री संबंध स्थापित किया। इसके पश्चात इसके इन दिग्विजयों के कारण जो आंतरिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी और आंतरिक विद्रोह हो रहे थे, तो इसलिए हर्षवर्धन ने इसके पश्चात आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए, शांति व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से उसने अपना शासन प्रबंध स्थापित किया है। इसलिए ये कहा जाता है कि उसका जो साम्राज्य था वो चालुक्य व राष्ट्रकूट के अभिलेखों में उसे सकलोत्पथनाथ अर्थात संपूर्ण उत्तर भारत का सम्राट कहा गया है। पाणिक्कर के अनुसार उसका साम्राज्य संपूर्ण उत्तर भारत में फैला था, परंतु हेनसांग के विवरण से पता चलता है कि उत्तर भारत के अनेक प्रदेश उसके अधिकार में नहीं थे। थानेश्वर उसका पैतृक साम्राज्य था, उसी के आसपास के क्षेत्र तथा प्रयाग व कन्नौज, मगध, उड़ीसा और बंगाल उसके साम्राज्य के अंतर्गत थे। इस प्रकार वह न केवल एक महान विजेता था, वरन वो कुशल प्रशासक भी था। गुप्तों के पतन के बाद भारत में पुनः राजनीतिक एकता स्थापित करने का कार्य हर्षवर्धन ने किया और उसके शासन व्यवस्था पर गुप्त शासन प्रणाली की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शासन प्रबंध के अंतर्गत उसने केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय तीनों स्तर पर अपनी व्यवस्था स्थापित की थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन की जो मुख्य विशेषता होती है वो है सम्राट की शक्ति। उसका जो केंद्रीय शासन था वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, राजतंत्रात्मक स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था था। राजा स्वविवेक से अपने कार्यों का संचालन करता था। चूंकि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, इसलिए राजा ही सर्वोच्च शक्ति था। संपूर्ण विभागों का प्रमुख राजा होता था और सभी शक्तियों का स्रोत राजा होता था। यद्यपि अपने परामर्श के लिए उसने मंत्री परिषद का गठन किया था, लेकिन मंत्री केवल परामर्श देने के लिए होते थे। मंत्रियों के परामर्श को मानना न मानना ये राजा की इच्छा के ऊपर निर्भर करता था। साथ ही साथ उसने केंद्रीय सचिवालय, कुछ कर्मचारियों की उसने नियुक्ति की थी जिसे अक्षपटल कहते थे। इसका प्रमुख जो होता था वो महाअक्षपटलाधिकृत कहलाता था। मंत्रियों को सचिव अथवा अमात्य कहा जाता था और प्रधानमंत्री को महामात्य कहा जाता था। इसके अलावा कुछ उच्च पदाधिकारी और भी केंद्रीय शासन के अंतर्गत थे, जिसमें महासंधि विग्रहकृत अर्थात युद्ध व शांति का सचिव, महाबलाधिकृत अर्थात सर्वोच्च सेनाध्यक्ष, महाप्रतिहार अर्थात राजप्रसाद का प्रमुख अधिकारी। इसके अतिरिक्त संदेशवाहक, लेखक, सेवक, कणिका आदि, इन्हें नगद वेतन राजकोष से दिया जाता था और साथ ही साथ भूमि भी, इनको नगद वेतन के साथ ही साथ इनको भूमि भी दिया जाता था, ऐसा हेनसांग का कहना था। तो उस समय में आय व्यय के प्रमुख स्रोत क्या थे? आय का प्रमुख स्रोत तो भूमि कर था, जो भाग कहलाता था। उपज का 1/6वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। कृषक और व्यापारियों से जो नगद कर लिया जाता था उसे हिरण्य कहते थे। हेनसांग के अनुसार कर बहुत ही कम था। उस आय को विभिन्न मदों में व्यय किया जाता था। राज परिवार, सेना, राज्य कर्मचारियों का वेतन, लोक कल्याणकारी कार्य,
आदि में वो आय जो है उसका व्यय होता था। हेनसांग के अनुसार इस राजकीय भूमि कर को 4 भागों में व्यय करने के लिए विभक्त किया गया था। पहला भाग प्रशासकीय कार्यों पर व्यय होता था, दूसरा भाग राज्य कर्मचारियों पर व्यय होता था, तीसरा विद्वानों पर और चौथा विभिन्न समुदायों के ऊपर व्यय किया जाता था। प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसने सैन्य व पुलिस संगठन किया था। संपूर्ण शासन व्यवस्था का उद्देश्य जो था वो एक विशाल सेना के अंतर्गत निहित था। हेनसांग के अनुसार उसकी सेना में 5000 हाथी, 20,000 घुड़सवार, 50,000 पैदल सैनिक थे, किंतु बाद में उसके सैनिकों की संख्या का विस्तार हुआ और 1,00,000 घुड़सवार व 60,000 हाथी उसकी सेना में बढ़ गए थे। पैदल सेना का अधिकारी महाबलाधिकृत कहलाता था। साथ ही साथ आंतरिक शांति व सुरक्षा के लिए भी पुलिस व्यवस्था की गई थी। पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत जो कर्मचारी थे वो दांडिक, दंडमासिक, कोणधारी, कृपाण पाणी आदि कहलाते थे। न्याय व्यवस्था, उसकी न्याय व्यवस्था बहुत ही अधिक सुदृढ़ थी। न्यायाधीश मीमांसक कहलाते थे। प्रमुख न्यायाधीश स्वयं सम्राट होता था, क्योंकि केंद्रीय शासन व्यवस्था थी, इसलिए न्याय विभाग का भी प्रमुख सम्राट स्वयं होता था। दंड विधान बहुत अधिक कठोर नहीं थे। वैसे राजद्रोह के अपराध में आजीवन कारागार दिया जाता था और अन्य छोटे मोटे अपराधों के लिए जुर्माना दिया जाता था। हेनसांग के अनुसार उस समय अपराध कम होते थे। उसके बाद ये केंद्रीय शासन की व्यवस्था हो गई। फिर अपने साम्राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रांतीय व्यवस्था भी हेनसांग ने स्थापित की थी। प्रांतों को मंडल कहा जाता था और ये मंडल जो थे वो प्रांतों में प्रांत विषयों में विभक्त थे। प्रांतों के प्रमुख को उपरीक महाराज या राजस्थानिक कहा जाता था। विषयों में विषयपति प्रमुख होते थे, जो एक समिति के माध्यम से शासन का संचालन करते थे। उस समिति में नगर श्रेष्ठी, सार्थवा, कुलिक व कायस्थ उसके पदाधिकारी होते थे। उसी प्रकार से ग्राम व्यवस्था, जो कि शासन की सबसे निम्नतर छोटी इकाई होती थी, ग्राम प्रशासन, और ग्रामिक जो होता था वो गांव का प्रमुख होता था। हर चरित्र में इस बात का उल्लेख है कि महत्तरों एवं आग्रहारिक नामक ग्राम कर्मचारी अष्टकुलाधिकरण ग्रामिक की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते थे। अक्षय पटलिक ग्राम के समस्त लेखा जोखा के लिए नियुक्त किए जाते थे। इसके अलावा सम्राट के द्वारा कुछ सार्वजनिक हित के कार्य भी किए जाते थे। सार्वजनिक हित के कार्यों में मुख्यतः धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, धर्मशालाओं की स्थापना, दान देना, चैत्य स्तूप विहार की स्थापना करना, यातायात की व्यवस्था करना, सड़कों का निर्माण कराना, छायादार वृक्ष लगवाना, कुओं तालाबों की स्थापना करना और साथ ही साथ तत्कालीन नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था, उसकी उन्नति के लिए भी विभिन्न प्रकार के दान देना और विभिन्न स्थानों पर लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर चिकित्सालयों की स्थापना करना। इस प्रकार हर्ष ने यद्यपि गुप्तकालीन शासन प्रणाली का ही अनुकरण किया था, किंतु वह गुप्तों के समान कार्य कुशल नहीं था। इसलिए क्योंकि फाहियान को अपनी भारत यात्रा के दौरान, फाहियान जो कि गुप्तों के शासनकाल में आया था, उसने अपनी पूरी यात्रा सकुशल की थी, किंतु हेनसांग को अपने यात्रा के दौरान जल और स्थल दोनों मार्गों पर ही लुटेरों का, डाकुओं का शिकार होना पड़ा था। अर्थात तत्कालीन समय में मार्ग सुरक्षित नहीं थे। हमें डॉक्टर मुखर्जी के विचारों से सहमत होना पड़ेगा कि हर्ष का शासन प्रबंध गुप्त शासन की तुलना नहीं कर सकता है। हर्ष के शासनकाल की एक प्रमुख घटना है चीनी यात्री हेनसांग का भारत आगमन। वर्धनकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए हेनसांग की कृति सीयू की एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हेनसांग चीन का था और बौद्ध धर्म की शिक्षा उसने 13 वर्ष की उम्र में ग्रहण कर ली थी। 20 वर्ष की अवस्था में वो बौद्ध धर्म के सशंकित विषयों को सुलझाने के उद्देश्य से वो भारत भ्रमण के लिए निकला था। उसने 629 ईस्वी में वो भारत आया और भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करने के पश्चात करीब 15 वर्ष तक भारत में समय बिताने के बाद
वह 644 ईस्वी में चीन वापस लौट गया। जैसा कि विधि थी है कि किसी भी साम्राज्य की स्थिति को, किसी भी शासन की कार्यव्यवस्था को जानने के लिए जो साधन है, स्रोत है प्राचीन भारतीय इतिहास के, उनमें विदेशी यात्रियों का विवरण एक प्रमुख स्रोत के रूप में माना जाता है। तो उसी प्रकार से जब चीनी यात्री हेनसांग भारत से वापस गया तो वह अपने साथ बहुत से बौद्ध धर्म के ग्रंथों के पांडुलिपियों को, स्मारक मूर्तियों को, गौतम बुद्ध के चित्रों को वो अपने साथ ले गया। तो इस प्रकार से वो सारी सामग्री जो है वो तत्कालीन इतिहास को जानने में बहुत अधिक मदद करती है। तो हेनसांग के यात्रा वर्णन हमें 3 रूपों में प्राप्त होता है। हेनसांग द्वारा रचित सी यूकी ग्रंथ, हेनसांग की जीवनी जिसे उसके मित्र शयन ही ली ने लिखी थी, और तीसरा हेनसांग की यात्रा का सारांश जो उसके एक शिष्य के द्वारा तैयार किया गया था, जो काचू के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें हमें तत्कालीन इतिहास की अर्थात वर्धनकालीन इतिहास की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो हेनसांग ने जो लिखा है, जो उसने वर्णन किया है, उसके अनुसार सबसे पहले हम देखेंगे तत्कालीन राजनीतिक दशा के ऊपर। तो उसने स्पष्ट लिखा है कि सम्राट हर्ष का शासन बहुत ही उदार था। सम्राट प्रजावत्सल थे। राजा और प्रजा के बीच घनिष्ठ संबंध थे। प्रजा की वो हित चिंता करता था और उसके अनुसार अपने शासन का अधिकांश समय जो है वो प्रजा हितकारी कार्यों में ही वो व्यतीत करता था। इसलिए उसके समय में प्रजा सुखी और संपन्न थी। वह जो राजकीय आय प्राप्त होता था, उस राजकीय आय को वह विभिन्न सार्वजनिक कार्यों में, जैसे राजकीय कार्य, सरकारी कर्मचारियों के लिए, विद्वानों के लिए और दान देने के लिए, उनमें वो खर्च करता था। न्याय व्यवस्था भी उसकी उत्तम किस्म की थी। वह स्वयं प्रमुख न्यायाधीश था और अपराध के अनुसार अपराधियों को दंड देता था। हेनसांग ने लिखा है कि उस समय दंड व्यवस्था बहुत अधिक कठोर नहीं थी और अपराध भी कम होते थे। इसके बाद हेनसांग ने तत्कालीन आर्थिक दशा के विषय में लिखा है कि चूंकि कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि की प्रधानता थी। कृषि से जनता का जीविकोपार्जन चलता था। अन्न, फल, फूल, सब्जियां पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होती थी। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। व्यवसाय और व्यापार उन्नत थे। भारत से विदेशों में चंदन की लकड़ी, जड़ी बूटियां, गर्म मसाले, कपड़े आदि निर्यात किए जाते थे और उसके बदले में घोड़े, हीरा, हाथी दांत आदि जो है वो भारत में मंगाई जाती थी। हेनसांग के अनुसार भारत में रेशमी, सूती, ऊनी कपड़े बहुत उत्तम किस्म के तैयार किए जाते थे। उसने ये भी लिखा है कि उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन था और सोने के सिक्के बिल्कुल बंद हो गए थे। धार्मिक स्थिति के बारे में भी हेनसांग ने प्रकाश डाला है। चूँकि वह स्वयं बौद्ध धर्म को मानने वाला था और बौद्ध धर्म के संबंध में ही जानकारी एकत्र करने के लिए वो भारत भ्रमण के लिए आया था, किंतु उसने ये लिखा है कि उस समय बौद्ध धर्म के अलावा अनेक धर्म भारत में प्रचलित थे और शैव धर्म की प्रधानता थी। सम्राट चूँकि उदार थे इसलिए सभी धर्मों का सम्मान होता था, लेकिन बौद्ध धर्म के विषय में सम्राट की विशेष अनुरक्ति थी। इसलिए कन्नौज की सभा इस संदर्भ में उसने आयोजित की थी। प्रयाग में भी एक सभा उसने आयोजित की थी जिसमें कि उसने बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित किया था और उन्हें मुक्त हस्त से दान भी दिया था। अब उसने तत्कालीन समाज के बारे में भी लिखा है कि हर्ष के समय में समाज की क्या स्थिति थी। तो उसने ये बताया है कि समाज में उसी प्रकार से जाति व्यवस्था आधारित समाज थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों जातियां समाज में थी। ब्राह्मणों को प्रमुखता दी जाती थी और उनकी विद्वता और उनकी उदारता, उनके शुद्धाचार को बहुत अधिक प्रशंसा की जाती थी।
क्षत्रिय जो थे वो बहुत ही सीधे साधे, पवित्र और सरल तथा मितव्ययी थे। वैश्यों के हाथों में राष्ट्र की अर्थ नीति थी, इसलिए संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था का दायित्व वैश्यों के पास में था। शूद्रों के पास में संपूर्ण खेती का दायित्व था, वो कृषक माने जाते थे और उस समय संपूर्ण कृषि जो है वो शूद्रों के द्वारा किया जाता था। समाज में अंतर जाति विवाह का प्रचलन नहीं था, साथ ही साथ स्त्रियों का पुनर्विवाह भी नहीं होता था। सती प्रथा प्रचलित थी, क्योंकि जैसा ही पूर्व में हमने देखा कि हर्षवर्धन की बहन राजश्री जो है वो सती होने के लिए जा रही थी। बहुविवाह की भी प्रथा प्रचलित थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही शिक्षा प्रेमी थे और दोनों ही शिक्षा की ओर ध्यान देते थे। जनता का जीवन सादा था, सादा भोजन और सादा वस्त्र वो धारण करते थे। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं होता था और विभिन्न प्रकार के नाटक और खेलों के द्वारा उनका मनोरंजन होता था। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हर्षवर्धन के समय में साहित्य और कला का भी बहुत अधिक विकास हुआ था। हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद नामक नाटकों की रचना की थी। हर्षचरित तथा कादंबरी के रचनाकार वाणभट्ट के अतिरिक्त मयूर, दिवाकर, जयसेन जैसे विद्वान हर्षवर्धन के दरबार में थे। हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। साथ ही साथ हर्ष ने प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर एक धार्मिक आयोजन करने की व्यवस्था की थी, जो उसकी धार्मिक नीति के ऊपर प्रकाश डालता है। हर्षवर्धन के समय बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कुमारज्यू, परमार्थ, सुमाक तथा धर्मदेव चीन गए थे। मधुबन तथा बांसखेड़ा अभिलेखों में हर्षवर्धन को परम महेश्वर कहा गया है। धन्यवाद।